स्पॉयलर्स आगे हैं, संभल के देखना। 4 एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेसशिप के बाहर मंगल की मिट्टी के सैंपल इकट्ठा कर रहे होते हैं। उनके साथी जो स्पेसशिप के अंदर होते हैं उन्हें वार्न करते हैं कि एक तूफान आ रहा है जो उनके पहले सोचने से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। उन्हें अंदर आने की सलाह दी जाती है। क्रू इस बात पर बहस करता है कि क्या उन्हें तूफान के बीच रुकना चाहिए या तुरंत उड़ जाना चाहिए। ज्यादातर लोग रुकने का रिस्क लेना चाहते हैं, लेकिन कमांडर अपना फैसला सुनाती है। वो कह देती है कि सबको निकलना होगा। जाने की तैयारी के दौरान तूफान की वजह से उड़ते हुए कुछ मलबे स्पेसशिप को नुकसान पहुंचा देते हैं और क्रू उसको ठीक करने की कोशिश करता है। जब सब लोग वापस अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब मार्क, जो क्रू का एक सदस्य है, एक उड़ते हुए मलबे की चोट से जख्मी हो जाता है और दूर जा गिरता है। वो मलबा उसके कम्युनिकेशन सिस्टम को खराब कर देता है और बाकी क्रू उससे संपर्क नहीं कर पाता। तूफान और तेज होता जाता है और अंदर मौजूद लोग वार्न करते हैं कि स्पेसशिप ज्यादा देर तक हवा की मार नहीं झेल पाएगा, इसलिए जल्दी निकलना पड़ेगा। कमांडर अपने क्रू को अंदर भेज देती है, लेकिन खुद मार्क को ढूंढने के लिए रुकती है। वो अपनी पूरी कोशिश करती है, मगर आखिरी वक्त पर अपनी टीम को बचाने के लिए अंदर वापस लौट आती है। क्रू अपने दोस्त की मौत का गम मनाता है और मंगल से निकल जाता है। नासा का डायरेक्टर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है जिसमें वो देश को बताता है कि उनकी मंगल मिशन सफल रही। उनकी टीम घर लौट रही है, लेकिन एक एस्ट्रोनॉट की मौत हो गई। मार्क होश में आता है, अब भी मंगल पर पड़ा होता है, आधा रेत के नीचे दबा हुआ। उसका सूट ऑक्सीजन और ब्लड प्रेशर से जुड़ी वार्निंग्स दे रहा होता है। वो उठता है और देखता है कि एक धातु की छड़ी उसके पेट में घुसी हुई है। वो उसका एक्स्ट्रा हिस्सा काट देता है, मगर धातु का टुकड़ा अंदर रहने देता है ताकि उसका सूट का एयर प्रेशर स्टेबल रहे। वो बेस तक पहुंचता है, अंदर जाता है और अपने पेट से धातु निकालकर जख्म को स्टेपलर से बंद करता है। मार्क एक वीडियो लॉग ऑन करता है और रिकॉर्ड के लिए बताता है कि उसके साथ क्या हुआ। वो समझाता है कि मलबे ने उसके कम्युनिकेशन सिस्टम को बंद कर दिया, मगर उसका सूट भी लीक होने से बचा लिया। वो अपनी टीम को दोष नहीं देता, कहता है कि उनके पास उसको मरा हुआ मान लेने की पूरी वजह थी। उसे समझ आता है कि नासा को अगला मैन्ड मिशन मंगल भेजने में कम से कम 4 साल लगेंगे और उसके पास इतने दिन तक जीने के लिए खाना नहीं है। वो क्रू के छोड़े हुए सामान को देखता है और उनकी कुछ चीजें संभाल कर रख देता है। फिर वो बेस के खाने का हिसाब लगाता है और पाता है कि उसके पास सिर्फ 1 साल का खाना है, मगर उसे 3 साल और गुजारना होगा। किस्मत से मार्क एक बॉटनिस्ट है। वो थैंक्सगिविंग के लिए लाए गए कुछ आलू निकालता है और सोचता है कि किसी तरह उन्हें उगाने का तरीका निकाले। वो सोलर पैनल साफ करता है, बेस के अंदर मिट्टी भरकर फैलाता है और क्रू के फिकल वेस्ट को खाद बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। फिर वो मिट्टी को अच्छे से बनाता है और आलू उगा देता है। उसे समझ आता है कि उसके पास पानी इतना नहीं है जितना फसल के लिए चाहिए, इसीलिए वो पानी बनाने का तरीका ढूंढने लगता है। वो एक मशीन बनाता है जो छोटी केमिकल रिएक्शन से पानी तैयार करती है। कुछ दिनों बाद गार्डन की दीवारों पर नमी आ जाती है और पौधे उगने लगते हैं। जमीन पर नासा मार्क का अंतिम संस्कार करती है। विंसेंट नासा के डायरेक्टर से कहता है कि मंगल वापस जाने और छोड़ी गई इक्विपमेंट लाने की परमिशन दी जाए, मगर डायरेक्टर मना कर देता है। वो कहता है कि हर चीज टीवी पर दिखानी पड़ेगी और वो नहीं चाहता कि लोग मार्क की लाश देखें। विंसेंट कहता है कि मंगल पर मार्क का शरीर कभी भी सड़ नहीं पाएगा, इसीलिए वो इस मिशन को मार्क का शरीर उसके परिवार के लिए वापस लाने का नाम दे सकते हैं। मिंडी, एक सैटेलाइट सुपरवाइजर, मार्क के लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स पर फोकस करती है और देखती है कि बेस में मूवमेंट हो रही है। वो तुरंत नासा के डायरेक्टर को इमरजेंसी कॉल करती है। वो समझते हैं कि ये फुटेज साबित करती है कि मार्क अब भी जिंदा है। अब उन्हें सोचना है कि ये बात पब्लिक को कैसे बताई जाए, क्योंकि उन्हें 24 घंटे के अंदर फुटेज रिलीज करनी पड़ेगी। उन्हें डर है कि नासा को इस वजह से इल्जाम झेलना पड़ेगा कि उन्होंने एक एस्ट्रोनॉट को छोड़ दिया। फिर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला करते हैं जिसमें वो घोषणा करते हैं कि वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे ताकि मार्क को जिंदा वापस लाया जा सके। मंगल पर मार्क बेस के मैप्स का अध्ययन करता है और समझता है कि उसे अगले मंगल मिशन के लैंड होने की जगह तक पहुंचना होगा।
वो जगह 200 किमी दूर है, मगर उसका रोवर सिर्फ 35 किमी एक बार में चल सकता है। ये सफर 50 दिनों तक चलेगा। वो अपने रोवर को मॉडिफाई करने लगता है ताकि वो बिना वापस बेस जाए ज्यादा दूर तक चल सके। वो बैटरी लाइफ को डबल करने में सफल होता है, मगर इसके लिए उसे रोवर का हीटिंग सिस्टम ऑफ करना पड़ता है। मंगल की ठंड में बिना गर्मी के जीना मुश्किल है, तो वो एक रेडियो एक्टिव मटेरियल निकालता है जो उसको हीट दे सकता है। नासा एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और बताती है कि उन्होंने मार्क की चाल पहचान ली है। वो अगले मंगल मिशन के लैंड होने वाली जगह तक पहुंचना चाहता है। नासा इस मिशन की कंप्लीशन टाइम को 4 साल से घटाकर 9 महीने कर देती है ताकि मार्क को जल्दी रेस्क्यू किया जा सके। वो फैसला करते हैं कि मार्क की क्रू को ये न बताया जाए कि वो अभी भी जिंदा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जब तक वो घर लौटने की कोशिश कर रहे हैं तब तक उनका ध्यान भटक जाए। मार्क अपने बागीचे से 400 आलू काटता है, छोटे आलू दोबारा उगाने के लिए लगाता है और बड़े आलू बाद में खाने के लिए रख लेता है। वो पाथफाइंडर, एक रोवर जो मंगल पर कई साल पहले खो गया था, ढूंढ निकालता है और इसे इस्तेमाल करके नासा से जमीन पर मौजूद उसके प्रतिनिधि के माध्यम से संचार करता है। नासा सिर्फ इस पाथफाइंडर के कैमरा को घुमाने में सक्षम है, मगर मार्क हेक्साडेसिमल का उपयोग करके एक संचार प्रणाली बनाता है ताकि वो सिर्फ हाँ या ना से ज्यादा सवाल पूछ सके। नासा पाथफाइंडर का उपयोग करके मार्क को यह बताने का तरीका दिखाता है कि रोवर को कैसे हैक किया जाए ताकि वो पाथफाइंडर के माध्यम से नासा से डायरेक्ट संपर्क कर सके। विंसेंट मार्क को उससे बचाने की योजना के बारे में बताता है और मार्क सुकून महसूस करता है। मार्क अपनी क्रू की प्रतिक्रिया जानना चाहता है जब उन्हें यह पता चलेगा कि वो अभी भी जिंदा है, मगर विंसेंट उसे बताता है कि अभी तक उसकी क्रू को नहीं बताया गया। मार्क नासा से नाराज होता है कि उन्होंने उसकी टीम से यह बात छुपा कर रखी है और विंसेंट महसूस करता है कि अब उन्हें टीम को बता देना चाहिए। जब मार्क की क्रू अपना मेल लेने जाती है तो उन्हें नासा से संचार प्राप्त होता है जिसमें बताया जाता है कि मार्क अब भी जिंदा है और उन्हें उसे बचाने की योजना बनानी है। मार्क हिसाब लगाता है और बेस पर बची हुई भोजन की शेष राशि और उसके उगाए आलू मिलाकर उसके पास इतना भोजन है कि नासा के दूसरे यान पहुंचने तक काफी चले। बस शर्त यह है कि कुछ भी गलत न हो। जब मार्क अपने बागीचे की देखभाल कर रहा होता है तब एंट्रेंस चैम्बर में विस्फोट हो जाता है जो उसे चोटिल कर देता है और उसके हेलमेट को तोड़ देता है। वो तुरंत डक्ट टेप से हेलमेट को बंद कर ऑक्सीजन भरने की कोशिश करता है। वापस बागीचे में जाकर देखता है कि मंगल के वातावरण के संपर्क में आने से सारे पौधे मर गए हैं और उसके पौधों की सिंचाई की व्यवस्था भी नष्ट हो गई है। मार्क नासा को घटना के बारे में बताता है और वो समझते हैं कि अगर वे मार्क तक जल्दी नहीं पहुंचे तो उसके पास जीवित रहने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं रहेगा। नासा मार्क की पुरानी क्रू को उससे संपर्क करने की अनुमति देता है और वे एक दूसरे से बात करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। मार्क अपने बेस के उस क्षेत्र को साफ करता है जहां उसने आलू उगाए थे। सारी टार्प और मिट्टी हटाकर हैच के छेद को दोबारा बंद करता है। नासा यह तय करता है कि मार्क को बचाने के लिए जो जहाज भेजने वाले हैं उसका निरीक्षण स्किप करेंगे, यह मानकर कि कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी क्योंकि यह प्रक्रिया समय ले लेगी। लेकिन लॉन्च के दौरान जहाज विस्फोट हो जाता है और उनका पूरा काम बेकार चला जाता है। चीन की स्पेस एजेंसी नासा के असफल लॉन्च की खबरें देखती है और उनकी मदद करने का प्रस्ताव रखती है। एक भौतिक शास्त्री रिच की मदद से नासा एक बेहतर योजना बनाता है जिसमें कम समय लगेगा। हेरमेस, जिसमें मार्क की क्रू मौजूद है, पृथ्वी के माध्यम से गुजरकर नए भोजन का सामान लेकर वापस मंगल की ओर लौटेगा बिना लैंड किए। इस योजना की एकमात्र समस्या यह है कि इससे हरमेस के यात्रा समय में 500 दिन और बढ़ जाएंगे। नासा का डायरेक्टर इस योजना को रद्द कर देता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि पूरी क्रू को जोखिम में डाला जाए सिर्फ मार्क को बचाने के लिए। नासा का एक अन्य सदस्य इस फैसले को अन्यायपूर्ण मानते हुए यह योजना चुपके से हरमेस तक भेज देता है। मार्क की क्रू इस योजना के बारे में चर्चा करती है और समझती है कि अगर वे इसे मानते हैं तो यह नासा के नियमों के विरुद्ध एक विद्रोह होगा। वे इस बात पर विचार करते हैं कि क्या वे 500 दिन और स्पेस में बिताने को तैयार हैं और आखिरकार यह फैसला करते हैं
कि यह सही काम है। वे एकमत होकर मार्क को बचाने के लिए वापस जाने का निर्णय लेते हैं। क्रू के सभी सदस्य अपने परिवारों से संपर्क करके उन्हें बताते हैं कि वे पहले से अधिक समय तक दूर रहेंगे। नासा को ज्ञान होता है कि हर्मेस अपने तय किए गए रास्ते से हट चुका है और डायरेक्टर उस व्यक्ति को डांटता है जिसने गुप्त रूप से यह योजना क्रू तक पहुंचाई थी। इस योजना के काम करने के लिए मार्क को अपनी सारी जीवन रक्षा की सुविधाएं, जो उसके लिए ऑक्सीजन और गर्मी उपलब्ध करा रही हैं, संग्रहित करनी होंगी और उन्हें नए जहाज तक ले जाना होगा ताकि वह हर्मेस से मिल सके। जब वे मंगल के पास आएगा, हर्मेस पृथ्वी के पास से निकलता है, नया सामान उठाता है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके तेजी से मंगल की दिशा में गति पकड़ लेता है, बिना अधिक ईंधन इस्तेमाल किए। 7 महीने बाद मार्क अपने सफर की तैयारी शुरू करता है। वो अपने सारे सामान को इकट्ठा करता है और रोवर में डालता है। वो सोलर पैनल्स ले जाता है ताकि बीच बीच में रोवर को रिचार्ज कर सके बिना बेस वापस आए। नासा गणना लगाता है कि मार्क के जहाज को काफी तेजी से हर्मेस तक पहुंचना होगा, तो वे मार्क को बताते हैं कि जहाज का वजन कम करने के लिए हर अतिरिक्त सामान हटा दे। वो 6 लोगों के लिए बनी सुविधाएं हटाकर सिर्फ अपने लिए जरूरी चीजें रखता है। उसे कहा जाता है कि जहाज के सामने का हिस्सा और किनारे हटाकर सिर्फ टार्प का इस्तेमाल करे ताकि वजन कम हो जाए, और सभी कंट्रोल पैनल्स हटा दे क्योंकि हर्मेस रिमोट कंट्रोल से उसका जहाज चलाएगा। मार्क आखिरी बार रोवर से बाहर आता है और अपने जहाज में प्रवेश करता है। वो अपनी दाढ़ी काटता है, नए कपड़े और स्पेस सूट पहनता है और अपनी क्रू से आगे के निर्देशों का इंतजार करता है। क्रू उसे आश्वासन देती है और चेतावनी देती है कि लॉन्च के दौरान वह बेहोश हो सकता है। मार्क का जहाज लॉन्च होता है और टार्प्स तुरंत वैक्यूम में उड़ जाती है। मार्क बेहोश हो जाता है और अपनी क्रू से संपर्क नहीं कर पाता। मार्क होश में आता है और उसकी क्रू उसे बताती है कि वे उसके जहाज के और करीब नहीं आ सकते। कमांडर एक सदस्य को एक विस्फोटक तैयार करने को कहती है ताकि शिप को धीमा किया जा सके और मार्क तक पहुंचने का बेहतर मौका मिले। वे विस्फोट करते हैं और मार्क का जहाज नजर आता है, मगर वे अब भी उसे पकड़ नहीं पा रहे। कमांडर एक स्पेस सूट पहनकर जहाज के बाहर कुर्सी में बैठती है, रस्सी से बंधती है और मार्क की तरफ बढ़ने लगती है। केबल छोटी पड़ जाती है तो मार्क अपने सूट में छेद कर लेता है ताकि हवा का दबाव उसे कमांडर की तरफ धकेल दे। कमांडर उसे पकड़ लेती है, अंदर खींच लेती है और वे पूरी क्रू के साथ मिल जाते हैं। वे नासा को बताते हैं कि मार्क सुरक्षित है और वे घर लौट रहे हैं। जमीन पर कई साल बाद मार्क नासा के नए प्रशिक्षुओं को सुरक्षा और स्पेस तैयारी के बारे में शिक्षा दे रहा होता है। एरेस 4 लॉन्च होता है और हर्मेस के क्रू मेंबर्स अपने परिवारों के साथ टेलीविजन पर इसका प्रसारण देखते हैं। और यह है इस मूवी का अंत। अगर आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।